जी अस्सलाम वालेकुम। क्या सबको मेरी आवाज़ आ रही है जी? वालेकुम अस्सलाम जी सर, आ रही है। हाँ जी, मैक्सिमम बच्चे ऑनलाइन आ गए हैं तो हम स्टार्ट करें। बच्चों, आपको स्लाइड शो हो रही हैं जी? यस सर। अच्छा, स्लाइड्स चेंज भी हो रही हैं? नो सर। ऐसे ये भी एक इशू आ गया है कि इन लोगों ने ना जो नया फीचर दिए हैं ना, मैंने एक विंडो ही दी है, बस वही होनी चाहिए। खैर चले। अब अब सर अब कुछ भी शो नहीं हो रहा। स्लाइड्स अभी मैंने की हैं शेयर। मुझे उम्मीद है बड़ी जल्दी आ जाएंगे जी आपके सर, पास। होगी सर। चलें जी। तो स्टार्ट करें जी। अच्छा, यस सर। स्लाइड्स चेंज चेंज हो रही हैं? यस सर, हो रही हैं अब। चलें ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्चुअल सिस्टम्स एंड सर्विसेज के दूसरे वीक और दूसरे चैप्टर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ जी। पहले चैप्टर में हमने कुछ बेसिक टेक्नोलॉजीज और कुछ हिस्ट्री की बात की थी कि वर्चुअलाइजेशन क्या होती है। इस चैप्टर में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे हाइपरवाइजर की, या वो लॉजिकल डायलेमा जिसकी वजह से सारी की सारी वर्चुअलाइजेशन पॉसिबल हो चुकी हुई है या पॉसिबल हुई है, जो पीपॉक और गोल्डबर्ग ने 1970s में इंट्रोड्यूस
करवाई थी आईबीएम के प्लेटफॉर्म से, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। ठीक है, हम एक क्विक रीकैप ले लेते हैं जी। पिछले चैप्टर का हमने बात की थी वर्चुअलाइजेशन क्या होती है, ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज की यूजेज क्या क्या होती है, और हमने इसे रिलेट किया था जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कंसेप्ट पढ़े थे उनके साथ। ठीक है, फिर हमने वर्चुअलाइजेशन की 3 पैरामीटर्स या प्रॉपर्टीज की बात की थी कि वर्चुअलाइजेशन को आप वर्चुअलाइजेशन इंश्योर करती है या उसे इंश्योर करनी चाहिए 3 चीजें। पहली थी लॉयलिटी या अवेलेबिलिटी, दूसरी आइसोलेशन, और थर्ड है परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमने मोरे लॉ की बात की थी। मोरे लॉ ये कहता है कि आपकी प्रोसेसर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो 12 टू 18 मंथ में डबल हो जाती है। ठीक है, और उसी मोरे लॉ को लेते हुए वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट जो था उसे सोचा गया था कि अगर इसी तरीके से हमारी प्रोसेसिंग कॉस्ट बढ़ती गई तो हमारे काम बहुत ज़्यादा डिले होते जाएंगे और हमारे कंप्यूटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिहाज से हमने देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ या उनका जो शुरू शुरू में ओएस था सर्वर, उस पे उन्होंने कैसे काम किया, ग्रेजुअली हमने उसे देखा था, और हमने जो इनकी फंक्शनैलिटी पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए थी वो हमने देखी थी, और हमने डेस्कटॉप वर्चुअल डेस्कटॉप की भी बात की थी, और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की भी बात की थी। फिर आईबीएम, ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट को लेकर और लिनक्स को लेके हमने डाटा सेंटर की विजुअलाइजेशन की बात की थी, और जो कि हमें ये आइडिया हुआ था कि ये काम करने से हमारी जो कॉस्ट है ओवरऑल पीसी की, ओवरऑल सिस्टम की, वो कम हो रही थी, और उससे हमारे रिसोर्सेज की जो यूटिलाइजेशन थी वो बेहतर हो रही थी, और हमने फिर एक क्लाउड के आइडियाज को भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे हाइपरवाइजर की। हाइपरवाइजर एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको अनेबल करता है मुख्तलिफ चीज़ों की वर्चुअलाइजेशन की। मैं पहले पॉइंट्स डिस्कस कर देता हूं, तो फिर हम एक डायग्राम बनाते हैं। अगर आपको वो डायग्राम समझ में आ जाती है तो मैं बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी हमारे लिए। हम डिस्क्राइब करेंगे जी आज हाइपरवाइजर को। ठीक है, हम उसकी डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, 2 किस्म के हैं। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा सिर्फ टाइप्स तक ही होगा। नेक्स्ट है जी हम अंडरस्टैंड करेंगे द रोल ऑफ हाइपरवाइजर। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे आज के हाइपरवाइजर्स, लिनक्स बेस्ड क्या है, मैकिंटॉश बेस्ड क्या है, एंड्रॉयड वर्चुअलाइजेशन या हाइपरवाइजर्स को कैसे करती है यूज, हम क्लाउड्स के लिए, डाटा सेंटर्स के लिए और सर्वर्स के लिए मुख्तलिफ जो हमारे पास हाइपरवाइजर्स हैं हम उन्हें देखेंगे। ठीक है, अब मैं जरा स्क्रीन कर लूँ। हाइपरवाइजर है क्या, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे पास वर्चुअलाइजेशन क्या है। हमारे पास कुछ रिमोट एक्सेस रिमोट यूजर्स हैं जी। ठीक है, ये रिमोट यूजर्स जो हैं रिमोटली इस हार्डवेयर को एक्सेस करना चाहते हैं जो कि हमारे सर्वर्स होते हैं। ठीक है, उन्हें हर वक्त फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करना नेटवर्क की, रिसोर्सेज की और सर्विसेज की। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं था शुरू शुरू में। ठीक है, उसके लिए एक नया कंसेप्ट सोचा गया जो कि था हाइपरवाइजर का, या एक ऐसी लेयर जो कि आपके हार्डवेयर के ऊपर रिजाइड करे और आपकी की तमाम रिक्वेस्ट जो है उन्हें इंटरटेन करे। मैं इसी डायग्राम को कुछ ऐसे बयान करता हूँ। ये देखिए, आप समझ लें कि ये मेरा पीसी है। ठीक है, अच्छा, पर्सनल कंप्यूटर में 3 चीजें तो होंगी होंगी। एक होगा जी आपका सीपीयू। अच्छा, मैं अगर इस डायग्राम को जरा बड़ा बना सकूं तो हमें बेहतर होगा, क्योंकि आपको ये बेसिक आइडिया अगर समझ आ जाता है तो बकिया चीजें में बहुत ही आसान है।
पेन ले लिया मैंने इससे। अच्छा जी, मैंने लिया एक पीसी। पीसी में हमने 3 मॉड्यूल्स बेसिक उनकी बात करनी है। पहला है जी हमारा सीपीयू, दूसरी है जी हमारा रैम, तीसरा है जी हमारा नेटवर्क। ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारे पास कोई यूजर, सिंगल यूजर फिजिकली आके इन्हें इंटरेक्ट करता है तो उसे सीपीयू, रैम और इंटरनेट तमाम की तमाम सर्विसेज उसे मिलती है। ऐसे ही है जी? क्या सब मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर, ऐसे ही। यस सर। ऐसे ही है। अच्छा, अब सीन थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं। मैं इसे थोड़ा सा अरेज करता हूँ। अच्छा, अब हाँ, अब अगर ये बंदा रिमोटली एक्सेस करना चाहे तो क्या होगा? एक क्वेश्चन। ठीक है, क्या अगर ये बंदा रिमोटली एक्सेस करना चाहता है सिर्फ रैम को तो क्या होगा? ठीक है, क्या इस सिस्टम के साथ एक और चीज होगी, स्टोरेज, जो कि मैं अभी एक्सटर्नल स्टोरेज की कर रहा हूँ बात, जो कि हमारी जिस पे हमारा ओएस नहीं है। ठीक है, मैं उसे हार्ड डिस्क बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। अगर ये चाहता है कि ये यहाँ से कुछ डाटा रीड या राइट करे तो क्या, वर्चुअली, तो कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो इसका एक आंसर है जी, वो भी साथ के साथ ही निकल गया। उसका एक आंसर है कि आपका ये यूजर जो है ये इस नेटवर्क को एक्सेस करे, उस नेटवर्क से हम यहाँ पे एक रिक्वेस्ट स्टोर करें। ऐसे ही है? यस सर। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आता है कि अगर नेटवर्क पे पड़े हुए हैं और ये पीसी या आपका सर्वर जो है, इसे एक नहीं मल्टीपल लोग एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये नेटवर्क पे पड़ा हुआ है। अब इन सब की रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रही है, इन सब को मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। समझ में आती बात? ठीक है, और क्योंकि हमारे पास एक ही सीपीयू है और हमने यहाँ पे कंकरेंसी और पैरेलल प्रोसेसिंग कौन है भाई? रूल नंबर 21 कौन है? रोल नंबर 21, रोल नंबर 21 कौन है? चलो जी, उनकी मर्जी, हमें लिखाएगा आगे। ऐसे सिनेरियो में ना हमें सिर्फ एक काम काम करना है, कोई ऐसा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जाए जो कि इन सब की रिक्वेस्ट को अच्छे तरीके से मैनेज करे। ठीक है, हम कर क्या 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 रहे हैं, हमने एक इंट्रोड्यूस करवाई है लॉजिकल लेयर। एक लॉजिकल लेयर जो कि आपके पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर रिजाइड करती है। हम इसे बोलते हैं जी हाइपरवाइजर। ठीक है, ये हाइपरवाइजर जितने भी वर्चुअल सिस्टम्स या वर्चुअल यूजर्स हैं ना, उनकी तमाम की तमाम रिक्वेस्ट को इंटरटेन करेगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर ये पीसी है या ये सर्वर है, ठीक है, ये पीसी या सर्वर इस हाइपरवाइजर की वजह से इन सब के लिए एक अलहदा से यूनिक
सर्वर या पीसी होगा, ठीक है। और इसे इंश्योर कौन करता है? हाइपरवाइजर, ठीक है। तीसरी बात, अब ये कम्युनिकेशन होती कैसे है? हाइपर ये वाला जो मैं इसे बोल रहा हूँ वर्चुअल मशीन, ठीक है, VM1 या VM, इसे जरा एक और अच्छा सा नाम देते हैं हम, वर्चुअल मशीन इंस्टेंस। मैं इसे बोलता हूँ जी VM1 और VM2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब रिक्वेस्ट क्या होगी? ये VMI1 जो है इस फिजिकल हाइपर सॉरी ये हाइपर वर्जन या हाइपरवाइजर लेयर पे अपनी रिक्वेस्ट फ्लोट करेगा, और ये हाइपरवाइजर इसकी रिक्वेस्ट CPU को या रैम को या आपके इंटरनेट को देगा, ठीक है। समझ आती है ये वाला पॉइंट बात? अच्छा, अगर इसी पॉइंट पे VMI2 कोई रिक्वेस्ट करती है, वो हाइपरवाइजर के पास आएगी और ये भी उसे इधर इधर और इधर स्प्लिट करेगा। हार्डवेयर एक है, अब वर्चुअली मल्टीपल जो हमारे पास वर्चुअल मशीन के इंस्टेंस हैं या यूजर्स हैं या नोड्स हैं, वो अब वर्चुअली उसे एक्सेस कर रहे हैं, और सबको ऐसे लगता है कि ये हमें ही डेडिकेटेड है, ठीक है जी। क्लियर होती है बात? भाई सारे सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? जी जी सर। यस सर, सुन अच्छा, रहे हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कि भाई रिक्वेस्ट मल्टीपल पॉइंट से आई है। मिसाल के तौर पे ये डेटा का एक पोर्शन है जो कि सेंट्रलाइज्ड है, इनकी शेयर्डेबल है, ठीक है, क्योंकि पूरी की पूरी जो मेमोरी है वो शेयर्ड है, ठीक है। अच्छा, अब ये कहता है कि भाई मैंने हाइपरवाइजर को यूज करते हुए CPU से कुछ प्रोसेस करवाया, रैम में रखा, और रैम में रखने के बाद मैं उसे स्टोर करना चाहता हूँ इस स्टोरेज पे, ठीक है। हेलो, सारे बैठे हैं? जी सर। अच्छा, ये वाला कंसेप्ट जरा समझिएगा, ठीक है। और ये भी इसी हाइपरवाइजर को यूज करते हुए CPU से कुछ प्रोसेस करवा के रैम पे आके इसी स्टोरेज पे डाटा स्टोर करना चाहता है। तो इसमें और इनके आपके VMI1 और VMI2 के डाटा की सिंक्रोनाइजेशन कैसे होती है, या उसे कौन इंश्योर करता है? क्योंकि मेरा ये वाला डाटा है, मैं नहीं चाहता कि कोई और इसे देखे, और ये वाला डाटा किसी और का है, मैं नहीं चाहता, मेरा सिस्टम नहीं चाहेगा कि मैं ये किसी और को दिखाऊं, ठीक है। यहाँ पे एक कंसेप्ट आ जाता है सिक्योरिटी का, डेटा सिक्योरिटी का, ठीक है, रिसोर्स सिक्योरिटी का। एक एक अटैक है जी, डॉस अटैक, कभी आपने उसका नाम सुना? नो सर। डॉस अटैक को कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विसेज, यानी कि आप नेटवर्क पे किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और वो रिक्वेस्ट आपकी कंप्लीट नहीं होती। वो आपकी हार्डवेयर के लिए भी हो सकती है और मुख्तलिफ रिसोर्सेज के लिए भी हो सकती है, और वो आपकी मुख्तलिफ सर्विसेज की भी हो सकती है, ठीक है। अब अगर मेरी डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक होता है तो ये मुझे डाटा शो नहीं हो सकता, ठीक है। इसके साथ साथ इसकी एक और टाइप है कि डॉस अटैक का इनवर्स लेके VMI
टू जो है वो VMI1 का डाटा एक्सेस कर सके, और ये उसका इन्वर्स है। ठीक है, इससे मेरी डाटा की इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, हर चीज कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो भाई यहाँ पे आती है फिर से हाइपरवाइजर की लेयर। हाइपरवाइजर यहाँ पे आपको इंश्योर करता है कि VMI1 और VMI2 या VMIN का डाटा किसी और इंस्टेंस के पास या किसी और यूजर के पास ना जाए। अब बताएं, ये वाली बात क्लियर होती है जी? डाटा यस सर। वाली बात और डाटा सिंक्रोनाइजेशन की बात क्लियर होती है। अच्छा, एक और कंसेप्ट, फिर उसके बाद हम थ्योरी की तरफ आते हैं। और ये हाइपरवाइजर को उड़ा दिया। अच्छा जी, हमें फिर से बैठ चाहिए। ये मैंने हाइपरवाइजर की लेयर ले ली और ये भी implemented की। अच्छा, अब हाइपरवाइजर की दो टाइप्स हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिहाज से। पहला क्या है कि अगर ये आपका VMIN है, ठीक है, अगर ये इस स्टोरेज को एक्सेस करना चाहता है, तो इसे पहले हाइपरवाइजर को मैं इसका पहले कलर कर दूं चेंज, ताकि हमें आसानी हो जाए कि जो मैं अभी बात कर रहा हूँ ना उसका कलर और हो, तो आपको इजीली समझ आएगा। ठीक है, अब कम्युनिकेशन को चेक कीजिएगा। हाइपरवाइजर हाइपरवाइजर को रिक्वेस्ट होगी, हाइपरवाइजर इस नेटवर्क के थ्रू आपको ये वाली स्टोरेज अलाउ करता है। ठीक है, अच्छा, हाइपरवाइजर करता क्या है, आपके CPU के मुख्तलिफ पार्ट्स कर देता है और हर वर्चुअल मशीन के इंस्टेंस को एक CPU एलोकेट कर देता है। हेलो। मैं मेमोरी के ऐसे ब्लॉक्स बना देता है, और ये हर ब्लॉक एक VM इंस्टेंस को मिलता है और नेटवर्क को भी ये शेयर कर देता है। ये मैं एक पॉइंट था जो मैं आपको बताना भूल गया था। हाँ जी, बोलिए, कौन पूछ रहा था? कोई क्वेश्चन था? नहीं है? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, ये हो गया मेरे पास पहला हाइपरवाइजर की टाइप। ठीक है, दूसरा है कि आप इसे बाईपास कर दें नेटवर्क को, उसकी यानी कि फायरवॉल से आप बाईपास करवा दें, आप डायरेक्ट हाइपरवाइजर के पास जाएं, और फिर उसके बाद आप आ जाएं अपने वर्चुअल मशीन के इंस्टेंस पे। यहाँ पे आप नेटवर्क तो खैर यूज करेंगे, लेकिन वो आप नेटवर्क बाईपास करेंगे, यानी कि वो स्कीम्स या वो प्रोटोकॉल्स जो कि इस लोकल मशीन पे इम्प्लीमेंटेड है, आप उन्हें बाईपास कर देंगे। ये लाइक ऐसे ही है कि आपने वर्चुअल होस्ट कर लिया है यूज, जो आपके वर्चुअल IPs बना के आपको बाईपास करवा देता है। और तीसरी टाइप ये है कि आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं इंस्टेंस के साथ। यहाँ पे एक चीज बड़ी ही इंटरेस्टिंग होगी, अब आप नेटवर्क के साथ साथ हाइपरवाइजर को भी बाईपास कर रहे हैं। ठीक है, आजकल इन्हें SSL बोला जाता था, लेकिन ये शो प्योरली उन्हें SSL नहीं बोलता, लेकिन कंसेप्ट यहीं से ही आया है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे अब पूछ सकते हैं। नो सर। ठीक है, हम आते हैं जी आगे। हाइपरवाइजर और एक होता है एक होता है वर्चुअल मशीन मॉनिटर, और एक है वर्चुअल मशीन मैनेजर। वर्चुअल मशीन मैनेजर को हम आजकल हाइपरवाइजर बोलते हैं। ठीक है, शुरू शुरू में आपका वर्चुअल मशीन मॉनिटर आया गया था। ये जो है ना हाइपरवाइजर, हाइपरवाइजर शुरू शुरू में ये सिर्फ मॉनिटर किया करता था, कौन सा डाटा कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, बस रीड डायरेक्शन इसका काम थी। लेकिन अब हम बहुत सारे और काम भी ले रहे हैं। ठीक है, अब अभी हम इसकी पिक्चर के साथ भी मैं आपको इसका
डिफरेंस बता देता हूँ। A hypervisor is a software layer that reside below the virtual machine and above the hardware। ये अभी हमने जो ड्रॉ किया था, ये आपका पीसी था, ठीक है, और ये आपका हाइपरवाइजर है। हाइपरवाइजर वर्चुअल मशीन्स और पीसी हार्डवेयर के दरमियान में मौजूद होता है। ठीक है जी। Without a hypervisor, more than one operating system from multiple virtual machines would want simultaneous control of the hardware, which might result in a chaos। अगर हमारे पास हाइपरवाइजर नहीं है और ये आपका virtual machine मॉनिटर है, या हम इसे अगर एक हमने से वर्चुअल बना दिया मशीन और रिमोटली मुख्तलिफ मशीन्स उसे एक्सेस करना चाह रही हैं, तो एक केओस हो जाएगा जो इसके रिसोर्सेज को कैसे एक्सेस करे, और ये डेडलॉक की तरफ जा सकता है। ठीक है। अ हाइपरवाइजर मैनेजर a hypervisor manager manage the interactions between each virtual machine and hardware that all guest all sharing। यानी कि हाइपरवाइजर का काम है उन्हें मैनेज करना। ये हो गया। सॉरी, नेक्स्ट। ठीक है, ये दो डायग्राम हैं जी जो कि आपको बता रही हैं कि हाइपरवाइजर और वर्चुअल मशीन मॉनिटर में फ़र्क क्या है। हम थोड़ा सा देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है। बाय लॉ या बाय रूल हार्डवेयर सबसे एंड पे, फिर आपका वर्चुअल मशीन मॉनिटर या आपका वर्चुअल मशीन मैनेजर है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी सिर्फ रिक्वेस्टेड आ रही हैं शुरू में। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपकी VM1 या VMI1 2 है। ठीक है, यहाँ पे ओएस का होना लाजमी है और यहाँ पे ओएस का होना लाजमी नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आजकल हम हाइपरवाइजर मोड पे हैं। ठीक है, हमें एक और वर्चुअल मशीन या कोई एक और हाइपरवाइजर भी हमें रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन मॉनिटर में सिर्फ आपके VMIs या ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड जो भी हार्डवेयर से सिस्टम वो आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। व्हाट डज अ वर्चुअल मशीन मैनेजर या हाइपरवाइजर डू? हम इस पे अभी बात कर चुके हुए हैं। ये आपका सर्वर है, ये आपका सिंपल पीसी है, उसमें रैम है, उसमें हार्ड डिस्क है, उसमें प्रोसेसर है और उसमें वीडियो कार्ड है। ठीक है। अब हाइपरवाइजर आपको क्या क्या करता है, ये आपको अगर यहाँ पे मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही हैं यहाँ से, ठीक है, तो ये हर रिक्वेस्ट जो भी आएगी पहले हमारे हाइपरवाइजर के पास आएगी। ठीक है, हाइपरवाइजर करेगा क्या, इन सब रिक्वेस्ट को वर्चुअली कॉन्फ़िगर करेगा वर्चुअल मशीन के हर इंस्टेंस को इंटीग्रेट करेगा। ठीक है, फिर इंटीग्रेट करेगा हाइपरवाइजर के हाइपरवाइजर को इस काबिल करेगा कि वर्चुअल मशीन के इस इंस्टेंस को वो एग्जीक्यूट करा सके। ठीक है, फिर उसे रिसोर्स एलोकेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट कुछ इस तरह से बैकवर्ड भी जा सकती है। ठीक है, हाइपरवाइजर के लिहाज से अगर आप वर्चुअल मशीन इंस्टेंस के लिहाज से देखें तो आपकी डायग्राम का फ्लो ऐसे होगा, और अगर आप हाइपरवाइजर के तौर पे देखें तो आपका फ्लो ऐसे होगा। ठीक है जी। डिस्क्राइबिंग हाइपरवाइजर, ये डायग्राम मैंने आपको बना के वर्चुअली हर चीज समझा दी है। यहाँ पे आप मल्टीपल हमने हाइपरवाइजर भी बना के देख लिए हैं। एक्सप्लोरिंग द हिस्ट्री ऑफ हाइपरवाइजर, फर्स्टली मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी हमने की थी बात कि IBM ने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के लिए वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट 1960s के बाद दिया था, लेकिन कि 1970s में
मार्केट में अवेलेबल थी. इट वाज डेवलप्ड टू सॉल्व अ पर्टिकुलर इशू बाय मैनेजिंग अवेलेबल मेमोरी रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली. सिर्फ रैम को मैनेज करने के लिए शुरू में बनाया गया था. Virtualization technology has been available on those platforms since 1970s. यानी कि मेन फ्रेम्स पे मार्केट में 1970s में ये अब फुल फ्लेज कंसेप्ट के साथ अवेलेबल थी. फर्स्ट वर्चुअल मशीन मॉनिटर वाज यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट एंड डिबगिंग ऑफ ओएस बिकॉज दे प्रोवाइड अ सैंडबॉक्स. यहाँ पे सैंडबॉक्स क्या होता है? It is a isolated testing environment that enables users to run programs or open files without affecting the application सिस्टम एंड प्लेटफॉर्म ऑन विच दे रन. मिसाल के तौर पर अगर मैं एक कोड कर रहा हूँ, ठीक है, और शुरू में तो आपको शायद आइडिया हो कि जिस मशीन के लिए आप कोड डिजाइन किया करते थे वो कोड उसी मशीन पे ही चला करता था. ठीक है, फिर हम उसकी एग्जी बना देते थे जो कि सिर्फ उसी मशीन पे ही चला करती थी. आजकल आपका मैकिंटॉश अभी भी ऐसे है. अगर वो एप्पल आईओएस सॉरी आईओएस एप्पल के हार्डवेयर पे ही चलता है जो उसने डिफाइंड लिस्ट है. वर्चुअल मशीन इसलिए बनाई गई थी ताकि डेवलपर्स और जो डेवलपर्स हैं उन्हें आसानी हो सके ताकि वो नए सर्विसेज ओएस में डालें, उन्हें टेस्ट करें, रन करें, डीबग करें. ठीक है, और उसे वो सैंड बॉक्स कहा करते थे. ठीक है, फॉर developing and debugging of OS because they provide a sandbox for programmers to test rapidly and repeatedly. फौरन से फौरन और बार बार without using all the resources of the हार्डवेयर के तमाम रिसोर्स इंस्टेंस को यूज किए बगैर वर्चुअली वो अपनी टेस्टिंग और डीबगिंग कर लिया करते थे. ठीक है जी. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है द एबिलिटी टू रन मल्टीपल इन्वायरमेंट कंकरेंटली. अगर एक पीसी पे मैं मल्टीपल ओएस इंस्टॉल करना चाहता हूँ, द केयरिंग द हार्डवेयर रिसोर्सेज इनटू अ वर्चुअल सर्वर दैट कुड ईच रन इन ओन ऑपरेटिंग सिस्टम. ये यानी कि हर आपका ये वाली जो मशीन है ना, ये अपना अपना ओएस यूज करना चाहती है. ठीक है, दिस मॉडल इज व्हाट इवैल्यूएटेड इन टुडे हाइपर. ये आजकल हमारा हाइपरवाइजर है. ठीक है, अभी जो हमने बात की थी वर्चुअल मशीन मॉनिटर, ये हमने यहाँ पे की बात. ठीक है, वहाँ पे हमें ओएस को कंसर्न करने की जरूरत नहीं थी. ठीक है, और लेकिन यहाँ पे हमें अलग अलग ओएस के साथ हम डील कर सकते हैं. in 1990s researchers began in investing the possibility of building a commercially affordable virtual machine या virtual machine monitor या virtual machine manager या in short hypervisor. ठीक है, हिस्ट्री के मुताबिक. ठीक है, 1970s में वो IBM ने जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के लिए बनाया था, अब वो कमर्शियली 1990s में वो प्लान करने लगे. ठीक है, द चैलेंज वाज to create a solution that would run a great या guest operating system without any modification. अब गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ ये नहीं है कि आपने विंडोज एक्सपी के ऊपर वर्चुअल बॉक्स को यूज करते हुए यूनिक्स कर लिया. नहीं, आप एक ऐसी डिवाइस ले आते हैं, उसके ऊपर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक आपके कैमरास एंड सो ऑन. ठीक है, the structure of virtual machine monitor consists of a layer of software that lives in between the hardware host and the virtual machine itself that it supports. ठीक है, अब यहाँ पे फिर से अब मैं डिफाइन करता हूँ कि हाइपरवाइजर है क्या. ठीक है, हाइपरवाइजर अभी तक हमने बात की थी कि एक सॉफ्टवेयर लेयर है हार्डवेयर और वर्चुअल जो आपके पास होस्ट सॉरी वर्चुअल यूजर्स हैं उनके दरमियान. लेकिन अब हम उसे कमर्शियली और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से उसे देखें. ठीक है जी. ठीक है,
हाइपरवाइजर को हम फिर से अब डिफाइन कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिहाज से। यहाँ पे मैं आपको एक चीज याद करवाता जाऊं कि ये यहाँ पे हमारे पास सामने वाली room में। Initially, the problem that engineers were trying to solve was one of the resource allocation, trying to utilize area of memory। ठीक है, यहाँ पे अब हम फोकस करेंगे मेमोरी पे, मींस कि हम डाटा सेंटर्स की बात करेंगे। ठीक है, दैट वर नॉट नॉर्मली एक्सेसिबल टू द प्रोग्रामर्स। ठीक है, लेकिन जब हम कमर्शियली इसका यूजर्स की बात करेंगे तो आपको यूजर्स की बात करनी पड़ेगी, प्रोग्रामर्स नहीं आएंगे। द कोड दे प्रोड्यूस वाज सक्सेसफुल एंड वाज The code they produced was successful and was debugged a hypervision mode, because at the time operating system was called supervisor and this code could supervise supercode themselves। उस वक्त के जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो आपके मल्टीटास्किंग तो किया करते थे लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शनैलिटीज को ऑपरेट नहीं किया करते थे। ठीक है, 1990s में आपके कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज अभी इनिशियल स्टेजेस पे थे, यूनिक्स भी था लेकिन वो तो प्योर शेल हाइपरवाइजर बोल रहे हैं जी। ठीक है, अब ठीक है, और उसके हम ये रीजन बता रहे हैं जो हमने अभी बात की, और ये वो है कि ये आपका पीसी है या होस्ट है या आपका सर्वर है, हाइपरवाइजर है, ठीक है, गेस्ट ओएस है, और ये आपकी वर्चुअल मशीन है। इसकी कम्युनिकेशन का लिंक ऐसे ऐसे और ऐसे होगा। ठीक है, और इसे आप रिवर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, इस डायग्राम से कोई इशू है तो आप मुझे अभी बता सकते हैं। सर एक बार रिपीट कर दें। मैंने ये कहा है कि जो हमने फर्स्ट स्लाइड पे ये वाला मॉडल या डिजाइन खुद से किया था, ठीक है, हमने यस कहा सर। था कि ये हमारा पीसी है, ये हमारा क्या है, सर्वर, ऐसे ही कहा था। यस सर। ठीक है, अब कम्युनिकेशन का मोड क्या होगा, मैं ये पिछला वाला जरा करता हूँ रेस, फिर हम इसे देख लेते हैं। रिक्वेस्ट, सॉरी, ये इसे इंटरेक्ट करेगा, इसकी इंटरेक्शन इसके साथ होगी जो कि इसके साथ डील करेगा। वर्चुअल मशीन बन गई है, उसके गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से वो उसे कॉन्फ़िगर करेगा। आपका हाइपरवाइजर किसके लिए, सर्वर के लिए, सर्वर ने उसे मैनेज करना है। ठीक है, हाइपरवाइजर उनकी स्ट्रीमिंग को चेक करेगा और गेस्ट ओएस जो भी उसे रिक्वेस्ट देगा ये प्रोसेस करेगा, और ये सेटअप ऐसे ही रन होता रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 एन वर्चुअल मशीन इंस्टेंस के लिए with guest OS के साथ। ठीक है, यस सर। इसकी 2 टाइप्स है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बस अब हम उसका सिर्फ टेक्स्ट पढ़ते हैं। There are 2 classes of hyper and they are hyper and factory. Look at all to their difference, उनका डिफरेंस कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, सिर्फ OS का फर्क है। The only item of note between them is how they are developed, but it is not enough to variance its point out। लेकिन हम उनके डिफरेंस ज़्यादा अच्छे से पॉइंट आउट नहीं कर सकते, यानी कि इसका मीन, इसका मतलब ये है, ये क्या हो गया इससे, ये ओवरलैप है। नेक्स्ट साइड, नेक्स्ट क्यों नहीं जा रही,
मुझे लगता है कि मेरी स्लाइड्स में कुछ इशू आया है। आपको शो हो रही है बेटा ये स्लाइड्स? नो सर। स्लाइड हैंग हो हो गई हैं। जो मैं स्लाइड कर रहा हूँ आपको ये नजर आ रहा है? यस सर। Next क्यों नहीं जा रहा? अच्छा एक सेकंड, हम इसे ना फिर से कर लेते हैं लोड। आई थिंक कोई इशू हुआ है। क्या हो गया? स्लाइड शो हुई है आपको? नो सर। हमारी कॉल तो चल रही है, फिर क्या होगा? ये शो शो होना नो स्टार्ट सर। नहीं है? सर होगी सर अब। ठीक है, स्टार्ट कर दिए। अच्छा जी, अब आपके पास स्लाइड्स आ गई, गुड हो गया। सैंडबॉक्स ठीक है। नेटवर्क पता नहीं कुछ हुआ है कि यार, आई थिंक डायग्राम्स नहीं हो रही शो, लेकिन हम इसे देख लेते हैं। टाइप 1 तो हम ये है टाइप 1 टाइप 1 hypervisors run directly on the server hardware without an operating system। हार्डवेयर पे रन होता है लेकिन उस पे हमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड नहीं होता। मीन्स कि जो हमारे पास हार्डवेयर लेयर है, जो हमने ये राइट भी नहीं हो रहा है। एक सेकंड, मुझे फिर से ना इसे ड्रॉ, आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं फाइल ज़रा बंद करके फिर से चला रहा हूँ जी, ताकि चलना कुछ काम करने शुरू हो जाए। जी जी बेटा बोलिए। फाइल ओपन हो रही है, अगर ये ओपन हो जाए तो फिर हम इंशाल्लाह देखते हैं कि हाँ जी, अब मेरे पास फाइल ओपन तो ठीक हुई है। इसे शेयर करता हूँ और आपके साथ। यस शो सर। होना शुरू हुई है जी साइट? हाँ जी आ गया। ठीक है, हम इसकी बात कर चुके हुए थे कि हमने वर्चुअल मशीन मॉनिटर या हाइपरवाइजर को क्या कहा, और उसकी दो टाइप्स थी टाइप 1 और टाइप 2। हमने कहा है कि टाइप 1 में ये जो आपकी फिजिकल लेयर या जो आपकी पीसीज है ना, ये जो आपकी पीसीज है ना, यहाँ पे कोई भी ओएस नहीं होना चाहिए, या ना भी हो तब भी हम मैनेज कर लेंगे, क्योंकि ये आपके पास गेस्ट ओएस है और इसके पास प्रोसेसिंग की हम्म, सर सर्विसेज मौजूद है। अगर यहाँ पे आपके पास सीपीयू, रैम और नेटवर्क है, ठीक है, तो हाइपरवाइजर इस सीपीयू से काम करवा के काम को टेम्परेरी तौर पे रैम में और नेटवर्क को यूज करते हुए इस वर्चुअल मशीन के इंस्टेंस तक लेके जा सकता है। ये समझ में आता है जी आपको? ये दूसरी दफा हमने पढ़ लिया, मैंने वैसे आपको पहली स्लाइड में भी बता दिया था। ठीक है, आगे चलें। यस सर। There is no intervening layer between the hypervisor and physical layer। यहाँ पे हाइपरवाइजर
और फिजिकल लेयर में और कोई लेयर नहीं होती है, ठीक है जी। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल हम कुछ लोग इसमें करते हैं, लेकिन इस पॉइंट पे नहीं है। हाइपरवाइजर एंड फिजिकल हार्डवेयर, दिस इज आल्सो रेफर्ड टू एज अ बेयर मेटल इम्प्लीमेंटेशन। हम टाइप 1 को बेयर मेटल इम्प्लीमेंटेशन भी बोलते हैं, ठीक है जी। द टाइप 1 hypervisor can directly communicate with the hardware resources it in that stack box, जो हम इसे हम स्टैक बॉक्स बोल रहे हैं, ठीक है, जो हमारे पास पीसी है या सर्वर है, मेकिंग इट मच मोर एफिशिएंट द टाइप 2 है हाइपरवाइजर। टाइप 2 में हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है, क्योंकि हम उसमें ओएस करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब hypervisor version can also considered to be more secure than type 2 hypervisors, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ओएस है नहीं, जो कमांड आएगी वो आपके पास हाइपरवाइजर की तरफ आएगी, और हाइपरवाइजर इन हार्डवेयर को यूज करते हुए इन्हें इंटरटेन करेगा, ठीक है। तो इनकी आपस में जो सिंक्रोनाइजेशन है ना, वो यूनिक ही रहेगी। किसी का डाटा कहीं पे मिक्स नहीं होगा, ये डॉस अटैक्स नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1 हाइपरवाइजर इंक्लूड्स वीएम ESX, माइक्रोसॉफ्ट हाइपरवाइजर 5 एंड मैनी ज़ेन वेरिएंट, ठीक है। आप जैम्प आजकल यूज करते हैं ना बच्चों, वेब प्रोग्रामिंग के लिए। यस सर। तो आपके पीसी पे होस्ट तो कोई नहीं होता, कोई सर्वर तो नहीं होता, वो वर्चुअली आपकी मशीन पे एक पोर्ट के ऊपर, पोर्ट कम्युनिकेशन पोर्ट के ऊपर आपको वेब सर्वर बना के दे देता है। आपने लास्ट सेमेस्टर में वेब पढ़ी होगी, ये उसका एक कंसेप्ट आता है। क्लियर होती है बात बच्चों? यस सर। चलो ये टाइप 2, टाइप 2 हाइपरवाइजर क्या है, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, टाइप 1 में यहाँ पे आपके पास ओएस नहीं, ठीक है जी, नो ओएस, ठीक है। अब टाइप 2 में क्या होगा, अ टाइप 2 हाइपरवाइजर इटसेल्फ इज एन एप्लीकेशन, वहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन नहीं थी, यहाँ पे एप्लीकेशन है दैट रन ऑन टॉप ऑफ ट्रेडिशनल ओएस। ट्रेडिशनल ओएस आपका गेस्ट के पास होगा, ठीक है जी। The actual operating system already handle all the hardware resources, and the hypervisor would leverage that capability. Hypervisor उसे extend कर देता है, ठीक है। One benefit of this model is that it can support large range of hardware because it is inherited from the operating system it use। अब आप ये देखें कि आपका हाइपरवाइजर एक्चुअली आपका रिसोर्स मैनेजर है, वर्चुअल रिसोर्स मैनेजर है, ठीक है। अब अगर आपके पास सर्वर पे कोई ओएस नहीं है ना, तो सारा का सारा बर्डन आपके हाइपरवाइजर पे आ जाता है, जो कि रिमोटली अवेलेबल है, ठीक है। तो ऐसी कैपेबिलिटीज या ऐसी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं कि सिस्टम स्टक हो जाए, ठीक है। उसके लिए हम एक डायग्राम बनाएं, यहीं पे बना लेते हैं। ये एक ग्राफ है बच्चों, ठीक है। हम कहते हैं कि इनपुट्स और टाइम, और यहाँ पे इनपुट्स है, ठीक है। इनपुट अगर इस लेवल पे हैं तो उसे प्रोसेस करने में टाइम कम ले लेगा, ठीक है। लेकिन अब हम सारा कंसीडर करेंगे, जो भी इनपुट्स हैं वो हाइपरवाइजर कंट्रोल का है, जो कि वर्चुअल है, ठीक है। और टाइप 1 में आपकी लोकल सर्वर पे या आपकी उस मशीन पे जो हम वर्चुअलाइज कर रहे हैं, उस पर कोई ओएस नहीं है। क्लियर है, ठीक है। अगर इनपुट्स इतनी है तो बड़ी जल्दी सॉल्व कर लेगा। इनपुट्स इतनी है, लाइक अगर मैं कहता हूँ कि ये लॉग एन है, यहाँ पे आपके पास एन है, और यहाँ पे आपके पास एन स्केयर है, ठीक है, तो टाइम ज्यादा होगा। क्लियर होता है बात, ठीक है। जितना ज्यादा आप किसी भी
रिक्वेस्ट को इंटरटेन करने के लिए लगाएंगे, उतनी आपका दूसरी जो रिक्वेस्ट आ रही होंगी उन उनके लिए इशू होगा और सैचुरेशन बढ़ती जा रही है। और वर्चुअलाइजेशन में आप किसी चीज को इंश्योर कर ही नहीं सकते कि आपके पास कितनी इनपुट्स आएंगी या कितने वर्चुअल यूजर्स आएंगे। ठीक होती बात? यस सर। ठीक है जी। अब हमने किया ये है वर्चुअलाइजेशन, हमने आपकी हाइपरवाइजर के साथ साथ आपके जो ओरिजिनल पीसी है जो आपका होस्ट है उस पे भी डाल दिया है। अब वर्चुअलाइजेशन एक्सपैंड हो गई है, यानी कि एक रिक्वेस्ट अगर यहाँ पे आई है तो मैं उसे मल्टीपल रिक्वेस्ट में आगे डिवाइड करके उसे सॉल्व कर सकता हूँ। समझ आती है? सर एक समझ बार आती है? रिपीट कर दें सर। देखें जी, मैं ये डायग्राम फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ। पहले एक यूजर ने रिक्वेस्ट की हाइपरवाइजर क्यों, मैं इसे एचपी बोल रहा हूँ, ठीक है। हाइपरवाइजर ने इस सिस्टम पे उसका एक इंस्टेंस रजिस्टर करवा लिया। यही कुछ कर रहा था ना जो हमने यस पहली सर। स्लाइड में बार बार किया था, ठीक है। ये होगी टाइप 1, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ओएस नहीं है, ठीक है, नहीं है ना ओएस। अच्छा, अब यस सर। अगर ओएस नहीं है तो ओएस अगर ओएस नहीं है तो हम उसके पार्ट्स नहीं कर सकते, या हम उसकी स्पेसिफिक टास्क को स्पेसिफिक हार्डवेयर की तरफ नहीं भेज सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट आई है और मेरे पास प्रोसेसर एक से ज़्यादा है। मेरे पास पहला आ गया है, ठीक है। प्रोसेसर्स मेरे पास सीपीयू एक से ज़्यादा है, ठीक है। कोर्स मौजूद हैं या सिर्फ अभी सीपीयू की बात करता हूँ, मैं मेमोरी और नेटवर्क की बात नहीं कर रहा। तो एक रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में मल्टीपल को यूज कर सकता हूँ सीपीयू को, उसे जल्दी इंटरटेन करने के लिए, ठीक है। अब अगर सैचुरेशन बढ़ जाती है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ जाती है, ठीक है, जी सर। तो होगा, तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे पास ओएस मौजूद है ना ओएस। यस सर। ये क्या हो गया, यहाँ पे मेरे मेरे फिर नहीं हो रहा, क्या बदतमीजी है। अब आगे, हाँ, यहाँ पे मेरे पास ओएस मौजूद है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी टास्किंग करता है, हमने पहले पढ़ी हुई है, करता है। अब हाइपरवाइजर इन तमाम रिक्वेस्ट को लेके इस ओएस की तरफ भेजेगा और ये ओएस इससे भी मल्टीटास्किंग करवाएगा, इससे भी, इससे भी। आती बात समझ? और हमने जब पढ़ा था तो हमने कहा था कि हमारे पास बैंकर्स एल्गोरिथम भी मौजूद है, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट भी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी है, ठीक है, राउंड रॉबिन भी है, ठीक है। ये सारे हम फिलोसफर वाला भी एक हमने पढ़ा था सोल्यूशन, ठीक है। इससे हम डेडलॉक को टोटली 99% अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही हैं उन्हें हमने हर हाल में इंटरटेन भी कर सकते हैं। टाइप 2 समझ में आती है जी ऐसे? यस सर। ऐसे थोड़ा सा सर रिमूव, तो हाँ जी। सर एक क्वेश्चन है, अगर परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए तो टाइप 1 बेस्ट है या टाइप 2? टाइप 1, टाइप 1। लेकिन वो रिलायबल नहीं है, वो छोटे सिस्टम के लिए जी। है ना। मैंने तो अभी आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके दिया था। अगर फर्ज कर लेते हैं कि आपके जो होस्ट यानी कि हमारा सर्वर, उसके ऊपर कोई 10,000 यूजर्स आ जाते हैं, तो मेरे ख्याल में एक सर्वर के लिए 10,000 यूजर्स को इंटरटेन करना मसला नहीं है, ठीक है। अगर उसके पास अपना ओएस नहीं है तब भी,
ठीक है, लेकिन अगर 10,000 लाख आ जाए फिर सर मुश्किल होगी। फिर मुश्किल होगी। फिर आपको लो लेवल पे एक कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जो मैनेजमेंट करे। अगर पहली जॉब आपकी बहुत बड़ी है तो जो आपकी 10,000 लाख बकिया रिक्वेस्ट आई हुई है वो कहाँ जाएंगी, है कि नहीं है? यस सर। इसीलिए भाई आपको अगर एफिशिएंसी चाहिए और अवेलेबिलिटी चाहिए अपने रिसोर्सेज की तो आपको टाइप 2 की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब एक है डॉस अटैक जो हमने पहले भी की है बात। अगर एक वर्चुअल मशीन इंस्टेंस हाइपरवाइजर को यूज करते हुए पूरे के पूरे होस्ट सर्वर को कैप्चर करके बैठ जाए तो फिर बकिया किसी भी वर्चुअल मशीन इंस्टेंस को क्या हाइपरवाइजर इंटरटेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके पास डॉस अटैक आ गया है। अब डॉस अटैक को आइडेंटिफाई कौन करेगा? हाइपरवाइजर ऑलरेडी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है हार्डवेयर की। हार्डवेयर तो अब एक्सेसिबल ही नहीं है किसी और इंस्टेंस के लिए, तो फिर अब होगा क्या? सिस्टम स्टक हो जाएगा, है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, इसलिए हम टाइप 2 की तरफ जाते हैं क्योंकि ये हमें 24 आवर सर्विसेज प्रोवाइड करने की गारंटी देता है। हाइपरवाइजर, हम जरा इसके थ्योरी को लेते हैं। हाइपरवाइजर आर इजी टू इंस्टॉल एंड डिप्लॉय बिकॉज मच ऑफ द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन वर्क। अब आपको हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन हाइपरवाइजर पे करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ओएस है पड़ा, उसे खुद ही लोकली मैनेज करेगा। ठीक है, सच एज नेटवर्किंग, स्टोरेज एंड ऑल, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें ओएस मैनेज करता है। Hypervisor. Number 2, hypervisor must then itself hands off the request of operating system which handle the IO in an operating system. जितनी भी IO की रिक्वेस्ट आ रही हैं वो तो OS करता है मैनेज। तो हाइपरवाइजर का काम बहुत ज़्यादा कम कम हो गया। अब हाइपरवाइजर पे हम सिक्योरिटी और हम उस पर हम उस पर कोई एआई और भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Hypervisors are also less reliable. Hypervisors are also less reliable because they are more point of fail. For example, standard operating system patches the required a system reboot would also force reboot of all the virtual machines which are installed या linked with the help of hypervisor। अगर आपका जो होस्ट है अगर वही रीस्टार्ट हो जाए तो आपकी वर्चुअल मशीन के साथ पूरा कनेक्शन तो टूट टूट जाएगा ना। मेन हमारा इशू बस यहाँ पे यही है। इसकी एक डायग्राम है जी, ये आप देख लें। हमने सिंपल हाइपरवाइजर यहाँ पे कोई ओएस नहीं दिया था, यहाँ पे हम सिर्फ एक रेड लेयर ओएस की कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वीएम प्लेयर्स, वीएम वेयर है, वर्क स्टेशन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल सर्वर है, टाइप 2 हाइपरवाइजर्स के। क्लियर है बच्चों? ये बच्चों हमारा आज का लेक्चर था, आप इसे देख लें। इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट है जो चैप्टर 2 का, इंशाल्लाह हम जो हमारा फिजिकल होगा सेशन उसमें करेंगे। अभी जीएम मौजूद है जी? जीएम है बेटा? मुझे लग रहा है नहीं है। अदील बैठा है? अदील? यस सर। अभी जो भी बच्चे ऑनलाइन हैं जो 36 के करीब हैं, आप जरा इनकी स्नैपशॉट लेके तो मुझे वो व्हाट्सएप कर दें। चलो ठीक हो गया सर। ले लो जरा इनकी स्नैपशॉट, ठीक है। यार वो 22 लेक्चर ले रहे थे तो उनकी लाइट चली गई, उनका मैसेज आया था, वो भी भेज देना। वो आ गए बेटा, वो आ गए सारे, वो सारे के सारे आ गए। 22 नहीं, अब 37 हो गए। हाँ जी, आपने ले ली स्नैपशॉट? ले जी ली? सर, ले ली नहीं हमने। सर, वो ठीक। रजिस्ट्रेशन नंबर 22 अच्छा लेक्चर अच्छा ले रहे ठीक, थे तो उनकी लाइट चली गई है, तो वो कह रहे थे अटेंडेंस। कोई बात नहीं, मैं उन्हें खुद से देख देख लेता हूँ।